गाइस हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है, यानी कि सबसे ज्यादा मूवमेंट हम इसी से करते हैं, क्योंकि हाथों से हम काम करते हैं तो ये जॉइंट की मूवमेंट काफी होती रहती है। लेकिन जब पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है या शोल्डर में किसी भी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट होता है तो सबसे ज्यादा हेल्पलेस फील करता है पेशेंट। हैंडीकैप जैसा लगने लगता है पेशेंट को कि एक ही हाथ से काम कैसे किया जाए, क्योंकि दूसरा जॉइंट या दूसरा शोल्डर उतना मोबाइल ही नहीं है, या वहां जहां जो चीज हमें पहुंचानी है या जहां तक हमें हाथ पहुंचाना है कई बार हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता। तो अब बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा पेन को ही फ्रोजन शोल्डर समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब सिर्फ पेन नहीं होता। अब डिफरेंट पेन, अलग अलग तरीके के पेन होते हैं और अलग अलग तरीके के फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स होते हैं। सो गाइज, मैं हूं डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। तो आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रोजन शोल्डर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेज होती हैं और अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस में। तो आज हम उन्हीं स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहली स्टेज जो है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 6 मंथ तक रहता है। एंड इसमें क्या है, इसमें पेशेंट शुरू में बहुत ज्यादा फील करता है पेन, इसे फ्रीजिंग पेन फुल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट सोते टाइम भी बहुत ज्यादा पेन फील करता है, वो सो ही नहीं पाता, उसे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। और ये जो स्टेजेस की जो मैं टाइमिंग बता रही हूँ ये अलग अलग डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट तरीके से होता है, वेरी करता है। किसी में ये स्टेज कम टाइम पे। अब 6 to 12 मंथ की सेकंड स्टेज होती है जिसे कहते हैं फ्रीजिंग शोल्डर, जिसमें कि पेन तो आपको हो ही रहा है लेकिन आपका शोल्डर जो है वो जाम हो जाता है, पूरी तरह से कंधा जाम हो जाता है, क्योंकि पेन हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेज में पेन हो रहा था, इसकी वजह से हमने मूवमेंट कम कर दी, लैक ऑफ मूवमेंट हो गया, हम मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। अब मूवमेंट नहीं होगा तो ये कंधा क्या होगा, ये जाम हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट मोबाइल ज्वाइंट में से एक है। सो अब वो बंद हो गया है तो फ्रीज हो गया। अब इस फ्रोजन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन की स्टेज भी होती है। अब थर्ड जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं रिकवरी स्टेज। अब जो कि 12 से लेकर 18 महीने यानी कि 12 to 18 मंथ तक रहती है। अगेन ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब ये रिकवरी कैसे शुरू होगी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब फ्रोजन शोल्डर की जो रिकवरी है वो 1.5 साल में रिकवरी भी शुरू हो जाती है। अब हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन भी होती है। एंड सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका रिपीटेटिव स्ट्रेन होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल जॉइंट है और थोड़ा बहुत स्ट्रेन आ गया है और हम इसे एब्डक्शन की मूवमेंट, यानी कि हाथ को बार बार दूर लेकर जा रहे हैं और बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, स्ट्रेन कॉज हो रहा है। अब स्ट्रेन की वजह से आपको नेक्स्ट आप स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन की स्टेज होती है, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सब हो जाता है। बार बार फ्रिक्शन होने से, एब्डक्शन करने से स्ट्रेन आ रहा है एंड इससे फ्रिक्शन हो रही है, इसी की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है। एंड इन्फ्लामेशन जो कॉज करती है वो फाइब्रोसिस को कॉज करती है। एंड यही फाइब्रोसिस क्या करती है, थिकनिंग ऑफ कैप्सूल, जो हमारा कैप्सूल है उसको थिकन कर देती है। एंड इसकी वजह से ये एडिशंस कॉज करती है और फिर क्या हो जाता है, एडिसिव कैप्सुलाइटिस, यानी कि वो अब ये एडिशंस कॉज हो गया है एंड इसी की वजह से क्या हो गया, कैप्सूल थिकन हो गया है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, एडिसिव कैप्सुलाइटिस, हमने इसको नाम दे दिया, यानी कि फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि शोल्डर हमारा पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है एंड पेनफुल तो है ही। अब फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें उसके कॉज यानी कि पता होना चाहिए कि ये हुआ क्यों है, फ्रोजन शोल्डर किस तरीके से पेशेंट को स्टार्ट हुआ है, इसका कॉज जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले डायग्नोस हमें कॉज ही करना चाहिए। अब कॉज क्या होते हैं, कॉज 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला शोल्डर रिलेटेड एंड दूसरा नॉन शोल्डर रिलेटेड। अब पहले हम बात करते हैं शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम। उसमें पहला क्या आता है, ट्रॉमा।
ट्रॉमा की वजह से भी शोल्डर जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। अब क्या हुआ कि अचानक से पेशेंट को कोई चोट लगी, पेशेंट गिरा या पेशेंट के ऊपर कोई वेट गिरा है या कुछ उसको धक्का लगा है या कुछ ऐसा हुआ है कि उसको बहुत देर तक उस ट्रॉमा की या उस इंजरी की वजह से अपने शोल्डर को एक ही पोजीशन में रखना पड़ा। तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या हुआ, लैक ऑफ मूवमेंट हुआ एंड फ्रोजन शोल्डर हो गया। सेकंड इसमें होता है टेंडनाइटिस। इसको कोई मूवमेंट करते हुए उसके टेंडन या कोई जर्क लगा हो एंड उसके टेंडन में प्रॉब्लम हुई हो, टेंडन में इन्फ्लामेशन हुई हो, उसकी वजह से उसने रेस्ट पे रखा तो फिर फ्रोजन शोल्डर हुआ। तीसरा इसमें जो होता है वो होता है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे आप पहले उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है। मैं उसमें भी बता चुकी हूँ कि मसल की इंजरी होती है ये, एंड अगर मसल इंजर्ड हुई है एंड कुछ महीने या कुछ टाइम तक उसको हाथ को अगेन किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में उसने रोक के रखा है तो क्या हुआ है, कैप्सूल थिकन हो गया है। थिकनिंग ऑफ कैप्सूल की वजह से ये उसको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। और फोर्थ होता है ओवर यूज या फिर जो आजकल मूवमेंट्स, बहुत फैंसी मूवमेंट्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं लोग, इस तरीके का मूवमेंट बहुत करते हैं क्योंकि सबको ही आजकल एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज इज गुड, जिमिंग करने का ये सारा सब बहुत ज्यादा है, बट आप कीजिए, मैं मना नहीं करती हूँ, वो एक अच्छी चीज है, बट बहुत ज्यादा ओवर यूज मत कीजिएगा किसी भी एक मूवमेंट को। बहुत ज्यादा बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट करने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। लास्ट जो आता है वो है पुअर स्लीपिंग पोस्चर। उसमें क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स को शिकायत है या वो बताते हैं अपना रूटीन कि हम रात को इस तरीके से ही सोते हैं, हाथ को अपने गर्दन के नीचे रखने के बाद सोते रहते हैं, लॉन्ग टर्म तक एक ही पोजीशन को वो कैरी करते हैं सोने में। तो उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि हमें पहले पेन फील होता है एंड धीरे धीरे हमारा शोल्डर फ्रीज होने लग जाता है। नॉन शोल्डर कॉजेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली शोल्डर पर नहीं ट्रॉमा हुआ है या डायरेक्ट शोल्डर की इंजरी नहीं है, कॉज कुछ और है लेकिन हुआ फ्रोजन शोल्डर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हो गया डायबिटिक पेशेंट हो गए या थायराइड हो गया। अब क्योंकि वो डायरेक्ट उस पर तो नहीं है, बट कैप्सूल की थिकनिंग जो होती है इसमें सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता है रेफर्ड पेन। अब रेफर्ड पेन में क्या होता है कि पेन कहीं और है लेकिन फ्रोजन शोल्डर हमें हो गया, यानी कि कहीं और की पेन की वजह से यहाँ पर मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन हो गई। जैसे कि होता है हार्ट का पेन। अगर हार्ट पेन है किसी को तो क्या होता है कि हम पेन की वजह से मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और हमारा शोल्डर में भी उतना मूवमेंट नहीं होता और उसकी वजह से हमारा शोल्डर का मूवमेंट रुक जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है हमें होने के। वीकनेस ऑफ मसल की वीकनेस की वजह से भी हमें ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। वो कैसे होगा कि मसल जैसे हमारा सामने ये स्कैपुलर मसल होते हैं या फ्रंट चेस्ट के मसल्स हैं, अब ये वीक हो गए बट हम फ्रिक्शन करे जा रहे हैं, एक्सरसाइज या हम बार बार उसको कर रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है एंड इसकी वजह से वीक हो रही है मसल एंड हमारा कैप्सूल अगेन टाइट हो रहा है एंड उसकी वजह से भी हमें फ्रोजन शोल्डर होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, या एक रीजन, एक कॉज हो सकता है ये हमारा फ्रोजन शोल्डर होने का। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोथेरेपी का सहारा लेकर आपको आपकी हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज इनिशियल स्टेज में ही हम एक्सरसाइज नहीं शुरू करा देते कि आइए और जस्ट आपके साथ आपकी स्ट्रेचिंग करना, ये सब स्टार्टिंग में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करेंगे। आप इसका ट्रीटमेंट एक तो इलेक्ट्रोथेरेपी यानी कि करंट थेरेपी से भी आपके साथ होगा और प्लस क्या करेंगे, स्टेज वाइज हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफी पेन भी आपको होता है, पेनफुल होती है। तो इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रोथेरेपी देंगे, मशीन लगाएंगे, उनके पास जो मोडेलिटीज हैं उस टाइम जो उन्हें लग रहा है कि ये मोडेलिटीज लगानी चाहिए वो मोडेलिटीज करेंगे, प्लस सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम एक्सरसाइजेस आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और एक चीज और है जो आपकी साइमल्टेनियसली चलेगी, वो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आपकी चलती हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करती हैं।
अगर हम शुरू में स्ट्रेचिंग या वैसे मूवमेंट्स करेंगे तो पेन बढ़ता रहेगा, फिर क्या होगा, पेन इन्फ्लामेशन यही साइकिल आपका चलता रहेगा अगर फर्स्ट स्टेज में ही आपके साथ बहुत ज्यादा आपके रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो अब सेकेंड स्टेज जो कि मैंने बताया स्टिफनेस की स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, आपकी मोडालिटीज तो लगाएंगे ही, आपका जो इलेक्ट्रोथेरेपी चल रहा है वो तो चलेगा ही, इसमें थोड़ी सी मोबिलाइजेशन खुद फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि आपके जो डॉक्टर हैं वो खुद करेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, जो कि मैंने बोला है कि रिकवरी की स्टेज है, अब इसके अंदर आपकी मोडालिटीज चल रही है, फिजियोथेरेपी आपकी चल रही है, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट आपका मोबाइल करेंगे आपके ज्वाइंट को अच्छे से, एंड इसके बाद आपका रेंज ऑफ मोशन वो बढ़ाएंगे स्ट्रेचिंग के थ्रू, एंड स्ट्रेंथनिंग करेंगे आपकी मसल को, ताकि आपकी मसल का जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरा अच्छे से हो सके और आपको अच्छे रिजल्ट मिले, एंड आपकी रिकवरी थोड़ी सी और जल्दी हो जाए और आप जल्दी से फ्रोजन शोल्डर से बाहर निकलें। अब ये मैंने स्टेजेस वाइज बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाले हैं वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपको घर पर भी करके आप और रिलीफ ले सकते हैं, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इसमें कुछ कमेंट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बनाऊं, एंड यस आप बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी ना किसी को इसकी जरूरत ज्यादा हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हेल्दी रहें और सेफ रहें।